हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जनरल डिस्कशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत ही अच्छे टॉपिक वायुमंडल की संगठन और उसकी संरचना के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे आज वायुमंडल के संगठन और संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके संगठन के बारे में कि वायुमंडल का निर्माण होता कैसे है। तो इसमें हम जानेंगे इसके संगठन के पार्ट कौन कौन है। तो फर्स्ट पार्ट होता है इसके संगठन के गैस, और दूसरा पार्ट होता है जल वाष्प, और तीसरा होता है धूल के कण। हमारा जो वायुमंडल जो है एटमॉस्फेयर, यह 3 तरह के पार्टिकल से बना होता है। पहला पार्टिकल होता है गैस, दूसरा होता है जल वाष्प, और तीसरा होता है धूल के कण। तो एक एक करके इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। देखिए, जो गैस जो होता है वैसे हम पढ़े हुए हैं कि जिसमें आयतन और आकार फिक्स ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। ठोस द्रव और गैसीय अवस्था आप लोग पढ़े होंगे। तो उसी में एक अवस्था होता है गैसीय अवस्था। तो हमारे वायुमंडल क्या होता है, एक गैस का आवरण होता है। इसमें हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गैस का आवरण बना हुआ है, जिसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें होते हैं 2 तरह के गैस होते हैं, एक अस्थायी गैस होते हैं और एक अस्थायी गैस होते हैं। तो अस्थायी गैस और अस्थायी गैस से क्या अभिप्राय है कि जैसे जैसे मैंने हम ऊपर के तरफ बढ़ते हैं तो इसके अनुपात में कमी होता है किसी गैस का, और किसी के अनुपात में कमी नहीं होता है। तो जो गैस का अनुपात में कमी नहीं आता है कि हर लेयर में इसका अनुपात बराबर होता है, जैसे मतलब ऊंचाई बढ़ने पर इसका क्या कहते हैं, जितने भी गैस होते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे जो वायुमंडल का जो घनत्व है उसका लेयर जो है वह विरल होते जाता है। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट लेयर में हमारा 100% हवा है, उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो उसमें हमारे हवा का मात्रा कम होता है, फिर हवा का मात्रा कम होता है। इसे एक ऐसा समय होता है जहाँ पे वायुमंडल हमारा ख़त्म हो जाता है। तो जितने भी ऊंचाई पर जाते हैं तो उसमें जो अस्थायी गैस होते हैं इसका अनुपात बराबर होता है। उसका मात्रा में कमी आता है लेकिन अनुपात बराबर होता है। जैसे अगर नीचे वाले जो परत होता है सबसे, इसमें मैंने अगर 100 पार्टिकल गैस का है और उसमें 21% अगर ऑक्सीजन है, तो उसके बाद वाले पार्टिकल में परत में भी जाएंगे अगर उसमें हमारा 80 पार्टिकल अगर गैस है तो उसमें भी 21% ही हमारा ऑक्सीजन होगा। तो यही अस्थायी गैस होता है। अस्थायी गैस जो होता है इसका माने अलग ऊंचाई बढ़ने पर इसका जो मात्रा में क्या होता है, कमी आ जाता है, इसका अनुपात में कमी आ जाता है। तो अस्थायी गैस के तौर पर हमारा ऑक्सीजन होता है और अस्थायी गैस के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सबसे निचले लेयर में ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह 99% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है नीचे पाया जाता है सबसे। अब दूसरा इसका पार्ट होता है जल वाष्प। जल वाष्प क्या होता है, जैसे मैंने जितना भी पानी वेपोराइज होकर के अब वायुमंडल में चला जाता है पानी के पार्टिकल, तो उसको क्या बोलते हैं, जल वाष्प कहते हैं। तो जल वाष्प डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, यह एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जल वाष्प धारण करने की क्षमता में भी वृद्धि आएगा, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो जल वाष्प धारण करने की क्षमता में भी कमी आएगा। तो एक एवरेज टेम्परेचर पे जो होता है हमारे वायुमंडल में जल की जो प्रतिशत होती है, जल वाष्प की जो मात्रा होती है, वह जैसे मान लीजिए हमारा एवरेज टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेयर का 20 डिग्री है या 25 डिग्री है या 15 डिग्री है, एक एवरेज टेम्परेचर हम लेते हैं। तो इसे एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री लिया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो उसमें हमारा एटमॉस्फेयर में जल वाष्प की मात्रा जो होती है वह 4% होती है। किसी किसी किताब में थोड़ा सा ज़्यादा देता है, तो उसको हम 4 से 5% की मात्रा होती है। 4 से कम नहीं होता है, 4 से 5% होता है।
और यह डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर वायुमंडल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा होगा, समझे। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी वायुमंडल में कम होगा। जैसे एक ग्राफ के माध्यम से हम इसको आपको समझाना चाहते हैं कि सबसे निचला परत जो होता है हमारे वायुमंडल का वह सबसे गर्म होता है। इसके बारे में भी बताएंगे कि काहे गर्म होता है और ऊपर जाने के बाद काहे ठंडा होने लगता है। फिर जल वाष्प धारण करने की क्षमता जो होती है सबसे निचला परत में ज़्यादा होती है और उसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं उसके जल धारण करने की क्षमता में भी कमी आ जाता है। तो जो हमारे वायुमंडल में जल धारण करने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है, हमारे जो वायुमंडल है उसमें जल वाष्प की मात्रा होती है। तो अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि माने एटमॉस्फेयर में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है और उसमें जो उपस्थित जल वाष्प की मात्रा होता है वह कम होता है। तो जो उपस्थित जल वाष्प की मात्रा होता है और टोटल जो जल वाष्प धारण करने की जो क्षमता होता है इसके रेशियो को हम बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपको बहुत सारे अति में पढ़ना पड़ता है, जैसे मैंने बारिश होता है, क्यों बारिश होता है, क्यों ओलावृष्टि होती है, इस सब का कारक क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता। इसको भी हम आगे बता रहे हैं कि क्या होता है। उसके बाद में होता है एक आपका जैसे एग्जाम वगैरह में आ जाता है कि एक बूंद पानी में कितने जल वाष्प की मात्रा होती है। तो उसके लिए कुछ हम बता देते हैं। एक बूंद पानी में क्या होता है, 80 लाख जल वाष्प की मात्रा होती है। तो हम आपको अभी बता रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो सबसे निचला लेयर है वायुमंडल के धरातल से सटा हुआ, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर भी कम होने लगता है और टेम्परेचर कम होता है तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में भी कमी आती है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट लेयर में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता जो है 100 पार्टिकल है, उसके ऊपर बढ़ते हैं तो 80 पार्टिकल हुआ, उसके ऊपर बढ़ते हैं तो 60 पार्टिकल है, उसके ऊपर बढ़ते हैं तो 50 पार्टिकल। मैंने आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में भी क्या होता है, कमी आता है। और मान लीजिए कि हमारे वायुमंडल के फर्स्ट लेयर में भी 60 पार्टिकल अगर वाटर वेपर है, उसके ऊपर में भी 60 वाटर वेपर है, तो आप देखिए कि 60/100 करेंगे, फिर 60/18 करेंगे, फिर 60/60 करेंगे। इस तरह से करते करते एक बार ऐसा आएगा कि ह्यूमिडिटी हमारा बढ़ जाएगा और जल धारण करने की क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि और ऐसा आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में कमी काहे आता है, तो इसका सबसे जो बड़ा रीजन है वह है टेम्परेचर की कमी होना। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में कमी आता है। टेम्परेचर में कमी किस रेशियो में आता है, तो 1 किलोमीटर ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आता है। जैसे अभी हम जो धरातल पे हैं, धरातल से 1 किलोमीटर अगर ऊपर हम बढ़ते हैं तो हमारे जो अभी एटमॉस्फेयर को जो टेम्परेचर है वह लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है यहाँ से। अब ये काहे कम होता है इसका भी रीजन हम आगे बताएंगे, और नीचे वाले लेयर में ही काहे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसका कारण भी हम आगे तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा धरातल है और धरातल के जो फर्स्ट लेयर है एयर का, इसमें जल वाष्प धारण करने की क्षमता 100 पार्टिकल है। जल वाष्प के 100 कण, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि जल वाष्प के 100 कण आ सकते हैं और हमारे वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा कितनी है, 60 है, ठीक है। फिर उसके ऊपर वाले लेयर में बढ़ते हैं तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो इसका टेम्परेचर में भी कमी आएगी। मान लीजिए नीचे वाले परत में टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर बढ़ते हैं तो फिर इसका टेम्परेचर में कमी आता है, तो ये हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसके जो जल धारण करने की जो क्षमता है, जल वाष्प धारण करने की क्षमता, ये कम होकर के हो गया मान लीजिए 80 पार्टिकल। और इसमें हमारा प्रेजेंट जो है
जल वाष्प की मात्रा है वह कितना है, 60 है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, सापेक्षिक आर्द्रता, यहाँ पे होगा 60/100, यहाँ पे हो जाएगा 60/80 और यहाँ पे आएगा 60/60। उसके ऊपर वाले लेयर में जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे जल धारण करने की जो क्षमता है वह 60 पार्टिकल है और उसमें प्रेजेंट कितना है, 60 पार्टिकल। तो जैसे ही यह जितना क्षमता धारण करने की है और उतना इसमें वाटर वेपर प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे कहेंगे कि यह संतृप्त हो गया। क्या हो गया, संतृप्त। मतलब इससे अधिक इसमें जल वाष्प नहीं आ सकता है। उसके ऊपर वाले जैसे ही लेयर में हम जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे घट करके आ गया, इसका जो जल धारण क्षमता है वो 50 पार्टिकल पर आ गया और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा 60 पार्टिकल वाटर वेपर। तो जैसे ही इसका जो जल धारण करने की क्षमता से अधिक वाटर वेपर यहाँ पे आएगा, जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो बचा हुआ जो इसमें फाजिल जो हो जाएगा, जैसे 50 से अधिक हो गया ना 60 जल वाष्प, तो इसमें से जो बचा हुआ जो जल वाष्प हो जाएगा यह संघनित होने लगेगा। क्या हो जाएगा, संघनित होकर के यहाँ पे बनने लगेगा क्या, बादल बनने लगेगा। और इसमें से जो अधिक जल वाष्प की जो मात्रा है वह वर्षा के बूंद के रूप में नीचे हमारे धरातल पर आकर के गिर जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारिश। आप लोग देखिए कभी कभी ओलावृष्टि होना, जैसे पत्थर उथल पड़ने लगता है, तो उसका क्या कारण होता है, तो कभी कभी होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जिस लेयर में यह जाकर के संघनित होता है यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया रहता है। जैसे खूब ऊपर जाएगा और वहाँ पे जाकर के टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर जब संघनित होता है जल वाष्प, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, पत्थर के रूप में बर्फ बन जाता है। और जैसे ही वह बर्फ धरती के तरफ में आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओलावृष्टि होता है। तो ओलावृष्टि कब होता है, जब हमारे टेम्परेचर कम रहता है एटमॉस्फेयर का और संघनन हो जाता है पानी का। ठीक है, तो इस तरह से जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितना रहती है, कितना होना चाहिए, हमने सब आपको बता दिया कि जल वाष्प की मात्रा कितना होना चाहिए, 4 से 5%। जितना हमारे जल वाष्प की धारण करने की क्षमता जो है और उसमें प्रेजेंट जल वाष्प की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, सापेक्षिक आर्द्रता। जब हमारे वायुमंडल में जल वाष्प धारण करने की क्षमता से अधिक जल वाष्प की मात्रा होती है तो वहाँ पे जल वाष्प जो है संघनित होने लगता है और बादल बनने लगता है और फिर उसके बाद में क्या होता है, बारिश होता है। और कभी बहुत ऊपर वाले लेयर में जा करके जब जल वाष्प संघनित होते हैं तो वहाँ पे बर्फ के रूप ले लेते हैं और ओलावृष्टि होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि है जो विषुवत रेखा होता है, अब आपको एक और चीज बता देते हैं। तो पृथ्वी की जो विषुवत रेखा जो है, यहाँ पे जल वाष्प की आर्द्रता धारण करने की क्षमता जो होती है अधिक होती है और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे जल वाष्प धारण करने की क्षमता जो होती है यह कम होने लगती है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो विषुवत रेखा जो होता है यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है और जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा कम होने लगता है। तो टेम्परेचर कम होने लगेगा तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी और ह्यूमिडिटी कम होगी तो वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होगी तो आप सुने होइएगा कि ध्रुव पर रोज एक बार बारिश हो जाता है। शाम के 4 बजे ध्रुवीय क्षेत्र में रोज एक बार बारिश होता है। इसका कारण क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फिर उसी तरह से धरातल पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है और जैसे जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र पे जाते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर भी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाएगी तो वहाँ पे बारिश होना एकदम तय है। तो इसलिए आप देखे हो जाए कि जो पहाड़ी एरिया है एकदम माने वायुमंडल साफ है, तुरंत वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाता है। काहे होने लगता है, तो उसका रीजन यही है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर में हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता है उसके बाद तुरंत वायुमंडल में जल वाष्प संघनित होते हैं और बारिश हो जाता है। जैसे जितना इसका जल वाष्प धारण करने की जो क्षमता है उससे अधिक अगर जल वाष्प की मात्रा होती है तो तुरंत वह संघनित होता है
और उसके बाद में बारिश हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्या होता है, बादल काहे बनता है। तो बादल बनने के आगे हम इसका पार्टिकल पढ़ाएंगे धूल का कण। तो देखिए बादल बनने के लिए दो कारक होना चाहिए, एक वायुमंडल में हमारे जल वाष्प की मात्रा होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, धूल के कण होना चाहिए। दोनों के मिलने से ही बादल का निर्माण होता है। अगर केवल जल वाष्प की मात्रा रहे और धूल के कण नहीं रहे तो भी बादल बनने में दिक्कत आएगी, बादल नहीं बन पाएगा। और केवल धूल के कण हो और जल वाष्प की मात्रा ना हो वायुमंडल में तो भी बादल नहीं बन पाएगा। इसलिए बादल बनने के लिए हमारे वायुमंडल में क्या चाहिए, दो कारक चाहिए, एक जल वाष्प और दूसरा धूल के कण। दोनों को मिलने से क्या बनता है, बादल बनता है। देखिए अब जल वाष्प के क्या होता है, एक और गुण होता है। जल वाष्प जो होता है हमारे वायुमंडल के जो टेम्परेचर जो है उसको भी मेंटेन करता है। वायुमंडल में अगर जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर कम रहता है। उसका कारण क्या होता है कि जो सनलाइट आते हैं पृथ्वी की तरफ में, तो उसमें क्या होते हैं, वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा जो होते हैं वह सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी पर जल वाष्प की मात्रा होने से जो सनलाइट होता है डायरेक्ट पृथ्वी पर आने में थोड़ा सा उसके मात्रा में कमी आ जाता है। और जब कम मात्रा में आएगा आपका क्या बोलते हैं, सूर्य प्रकाश, तो यहाँ के टेम्परेचर कम होगा। दूसरा एक और चीज़ होता है, यह ग्रीन हाउस गैस को भी कंट्रोल करता है। पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी आपको सहायता करता है जल वाष्प। क्यों सहायता करता है, जो पृथ्वी से रिफ्लेक्टेड होकर के जो सौर विकिरण वापस जाते हैं उनको भी रोकता है। यह एक लेयर बनता है जो उसको फिर से पृथ्वी की तरफ में परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। अब देखिए इसमें एक क्वालिटी इसका बहुत ज़बरदस्त होता है जल वाष्प की, कि ये जो है सौर किरण जो होता है इसको अवशोषित करने की क्षमता सिर्फ जल वाष्प में ही है। ऐसा कहते हैं कि धूल के कण जो होता है वायुमंडल में वह सौर विकिरण को अवशोषित नहीं करता है, क्योंकि जो सौर विकिरण जो होता है वह शॉर्ट वेव होता है। आप लोग पढ़े हुए लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव क्या होता है, ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी करने के लिए शॉर्ट वेव होता है और कम डिस्टेंस की दूरी करने के लिए लॉन्ग वेव होता है। तो पृथ्वी पर जो प्रकाश आती है सूर्य का वह शॉर्ट वेव में होती है, और शॉर्ट वेव जो होता है वह सिर्फ जल वाष्प के द्वारा ही अवशोषित होता है। और पृथ्वी से जो रिफ्लेक्टेड होकर के जाती है जो सौर विकिरण वह होता है लॉन्ग वेव। और इसका एक नाम भी होता है जिसे हम पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। जो पृथ्वी से रिफ्लेक्टेड होकर के जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण या औरक्त तरंगे इसका नाम होता है। अगर कोई पूछता है कि जो सौर विकिरण पृथ्वी पर आती है और फिर पृथ्वी से परावर्तित होकर के पुनः रिटर्न होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोला जाता है पार्थिव विकिरण या औरक्त तरंगे। या यूपीएससी में क्वेश्चन ये आया हुआ था। नेक्स्ट पार्टिकल की हम बात करते हैं धूल के कण। तो धूल के कण क्या होता है, धूल के कण क्या होता है, छोटे छोटे महीन कण, जो प्रदूषण के जितने भी कण होते हैं जिसमें राख होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, कार्बन पार्टिकल, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो छोटे छोटे कण में वायुमंडल में मिले हुए होते हैं। तो इनके स्रोत क्या होते हैं इसको हम जान लेते हैं। तो धूल के कण के जो स्रोत है, पहला स्रोत है ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से राख निकलता है और वह राख क्या होता है, वायुमंडल में मिल जाता है। तो होता है फर्स्ट इसका स्रोत जो है। उसके बाद में दूसरा होता है उल्काएं। जब उल्काएं गिरती है तो वह वायुमंडल में आकर के जलना शुरू करती है, और जलती है तो क्या बनेगा, उसमें से राख निकलेगा, और राख क्या बनेगा, वायुमंडल में फैल जाएगा, इससे भी धूल के कण बनेगा। तीसरा होता है हवाएं। जब हवाएं चलती हैं तो एक जगह से दूसरे जगह तक रेत के कण हो गया, मिट्टी के कण हो गया, धूल के कण हो गया, सब एक दूसरे जगह क्या पहुंचाता है, हवाओं के माध्यम से भी धूल के कण पहुंचते हैं। तो ये भी एक सोर्स हो गया धूल कण के। तीसरा होता है नमक के कण। नमक के कण क्या होता है, जब समुद्र का जल वाष्प वेपराइजेशन होता है, जल का वेपराइजेशन होता है, तो वायुमंडल में
जल वाष्प जाते हैं और उसके साथ में नमक के कण का भी क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है, जिससे वह वायुमंडल में आ जाता है और उससे भी धूल के कण बनता है। तीसरा है जैविक ईंधन के जलाने से। जैविक ईंधन के में क्या होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया और गैस हो गया, जो पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, इनको जलाने से भी क्या होते हैं, जो कार्बन कण निकलते हैं वो भी धूल कण के स्रोत हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब पेड़ पौधे को जलाते हैं, जब लकड़ी या पेड़ पौधे को जलाते हैं तो उसमें से निकलता है काला कार्बन। क्या निकलता है, ब्लैक कार्बन। और जब मानव को जलाते हैं या जीव जंतु को जलाते हैं तो उसमें से निकलता है भूरा कार्बन। ये दो को में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि भूरा कार्बन का स्रोत क्या है और काला कार्बन का स्रोत क्या है। तो भूरा कार्बन का स्रोत क्या है, मानव और जीव जंतु को जलाने से मिलता है, और ब्लैक कार्बन जो होता है वह पेड़ पौधों को जलाने से निकलता है। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि इसके लाभ क्या है और हानि क्या है, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। तो देखिए, जब वायुमंडल में हमारा धूल कण होता है तो उसका लाभ पहले हम बता देते हैं। लाभ ये होता है कि इससे बादल बनने में सहायता मिलती है। जब हमारे वायुमंडल में धूल के कण होगा और उसमें उसके साथ साथ जल वाष्प की मात्रा जब वायुमंडल में होगी तो उसमें क्या होगा, बादल का निर्माण होगा। ठीक है। और जब बादल का निर्माण होगा तो बारिश होगा। अब बारिश होगा तो हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नदियों का जल स्तर बढ़ता है और उसके बाद में भूमिगत जल का लेवल भी बढ़ता है, जिससे पेयजल का भंडार बढ़ता है। इससे काफ़ी सारे फायदा होती है। फसल अच्छा होता है। मवेशियों को, जंगली जंतुओं को पानी पीने के लिए वहाँ पे बहुत सारे जलाशयों में जल भरता है। ठीक है। तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। दूसरा होता है ग्रीन हाउस गैस, इससे मतलब मेंटेन रहता है। मतलब पृथ्वी का तापमान जो है वो भी मेंटेन रहता है। कैसे मेंटेन रहता है, तो देखिए क्या होता है, जब हमारे वायुमंडल में क्या बोलते हैं, धूल के कण अगर वायुमंडल में अवेलेबल रहता है तो उससे क्या होता है कि जो पृथ्वी के तरफ जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको जलवाष्प क्या बोलते हैं, धूल के कण अवशोषित नहीं करते हैं। कौन अवशोषित करता है, जलवाष्प। लेकिन अगर धूल के कण अगर वायुमंडल में रहता है तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सौर विकिरण को, जो सौर ताप आ रहा है, उसको वह अवशोषित नहीं करते हैं। और जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर के जो जाते हैं, परावर्तित होकर के जो प्रकाश या सौर ताप जाता है, उसको वह अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित कर करके क्या करता है, पुनः पृथ्वी के तरफ में वह प्रकीर्णित कर देता है, पृथ्वी की तरफ में आ जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ का जो वातावरण रहता है वह गर्म होता है। और यह गर्मी क्या होता है, हमारे जीव जंतु के विकास के लिए, फसल के विकास के लिए, जंगल के विकास के लिए काफ़ी ही लाभदायक होता है। अगर यह धूल कण नहीं रहता, अगर हमारे वायुमंडल में यह सूर्य ताप को अवशोषण करने की क्षमता नहीं रहती तो हमारे पृथ्वी का तापमान बहुत ही कम रहता। और तापमान कम होने के कारण यहाँ पे जीव जंतु का विकास नहीं होता। तो इस सब चीज़ में यह काफ़ी उपयोगी होता है। अब इसके हम देख लेते हैं इसका हानि क्या है, धूल के कण की क्या क्या हानि होती है। तो इसका हानि के तौर पर देखा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। वायुमंडल में जितने ज़्यादा धूल के कण होंगे उतना ज़्यादा यह टेम्परेचर बढ़ेगा, काहे कि यह टेम्परेचर जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर के जाता है उसको तो यह रोक लेता है, लेकिन सूर्य से आने वाला जो टेम्परेचर है उसको नहीं रोक पाता है। जो सौर ताप जो होता है उसको यह नहीं रोक पाता है, लेकिन पृथ्वी से जो रिफ्लेक्ट होकर के जो सौर विकिरण जाता है उसको क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। और पुनः पृथ्वी की तरफ जब इसको ढकेल देता है या परावर्तित कर देता है तो इससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। और यह कभी कभी क्या होता है कि और जो ब्लैक कार्बन और भूरा कार्बन जो होता है, यह अगर जो बर्फीला एरिया है, जो ग्लेशियर वाले पार्ट है पृथ्वी के, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, अगर उधर चला जाता है तो यह पृथ्वी के अल्बिडो को कम कर देता है। अल्बिडो क्या होता है उसको हम समझाते हैं आप लोगों को। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ग्लेशियर है और ग्लेशियर जो है, ये जो ग्लेशियर है
यह बर्फ़ का परत होता है, मोटा परत होता है बर्फ़ का, और एकदम यह सफ़ेद होता है। जो बर्फ़ होता है यह सफ़ेद चादर के तौर पे होता है। यह क्या करता है कि जो सनलाइट इस पे जो आता है, इसको यह रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। जो सौर विकिरण आता है इसको क्या करता है, यह रिफ्लेक्ट कर देता है। और यह कितना मात्रा में रिफ्लेक्ट करता है, 35%। अगर 100% अगर किरण आ रहा है तो उसमें से 35% को यह रिफ्लेक्ट करता है वापस। अब जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और टेम्परेचर नहीं बढ़ने का कारण क्या होता है कि यहाँ पे ठंडा रहता है। ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर वाले एरिया हमेशा ठंडा रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर ब्लैक कार्बन और भूरा कार्बन जा करके इस पर अगर लेयर बना लेता है, जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र पर जा करके परत बना लेता है, तो क्या करता है, इसका अल्बिडो को घटा देता है। अल्बिडो घट जाने का मतलब क्या, मान लीजिए 35% विकिरण को पहले रिफ्लेक्ट करता था, अब 25% को करेगा। तो जैसे ही रिफ्लेक्शन दर में कमी आएगा वैसे ही यहाँ के टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। मान लीजिए 100 किरण आता था, उसमें से 35 को रिटर्न कर देता था, 65 रहता था। अब क्या करके 25 को रिफ्लेक्ट करेगा तो 75 ना बचेगा। तो अर्थात यहाँ पे सौर ताप यहाँ पे आकर के जमा होने लगेगा। सौर ताप जब यहाँ पे आएगा, रिफ्लेक्शन कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप जानते ही हैं टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेगा तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, नदी का जल स्तर में वृद्धि होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, कृषि योग्य जमीन का क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा, आवासीय क्षेत्र का भी अभाव होने लगेगा, बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे अभी क्या बोलते हैं, उत्तराखंड वगैरह में कैसे ज़्यादा एकाएक मतलब पानी का बहाव बढ़ गया नदियों में और बाढ़ आ गया, कितना जान माल की हानि हुई, तबाही हुई। ये सब क्या होते हैं, ये ग्लेशियर पिघलने के कारण ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इसका बहुत सारे हानि भी हैं। उसके बाद में क्या होता है, ग्लेशियर पिघलने से आवासीय क्षेत्र में कमी आएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। ये सब बहुत सारे इसके हानियां हैं और इसके कुछ लाभ भी हैं। तो आज हमने आपको बताया कि वायुमंडल के संगठन के बारे में। इसका सेकेंड पार्ट जो है वायुमंडल की संरचना के बारे में, कि इसके जो संरचना होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल जो होते हैं, इसके बारे में हम अगले क्लास में इसका लेक्चर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इसको वीडियो को देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।